वैसे तो अवांछित है, वैसे तो खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है प्लास्टिक। हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ बाहर ही नहीं, रोजाना बड़ी मात्रा में हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल ने धरती की सूरत और सिस्टम को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया है। अब पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। हम जो खा रहे हैं जैसे अनाज, फल, दूध, इसमें भी प्लास्टिक के अंश पाए जाते हैं। पहले इस खबर ने चौंकाया था कि इंसानों के खून में भी प्लास्टिक के कण मिले हैं। अध्ययन के हिसाब से 80% लोगों के खून में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। अब एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में बिकने वाले करीब करीब सभी नमक और चीनी में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी है। यानी आप और हम नमक और चीनी के साथ प्लास्टिक का भी उपभोग कर रहे हैं। आप कहेंगे बड़ी कंपनी, नामी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन यहाँ तो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, सबके नमक और चीनी में प्लास्टिक के कण हैं। प्लास्टिक के इन्हीं खतरनाक पहलुओं की चर्चा करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया, कुछ जाने माने चेहरे देश के इस गंभीर विषय पर अपनी बात को रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। प्लास्टिक इंसानी जिंदगी ही नहीं, जल, जंगल और जमीन को बर्बाद कर रहा है। उसकी उपयोगिता को खत्म कर रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके खड़े हो रहे अंबार ने पर्यावरण संकट को इस कदर बढ़ा दिया है कि उसको खत्म करने में सालों लग जाएंगे। अगर बात खाने पीने की चीज की हो तो आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? जी हाँ, एनजीओ टॉक्सिस लिंक के एक स्टडी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बाजार में मिलने वाले नमक और चीनी, चाहे ब्रांडेड हो या खुले, सब में माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा पाई गई है। सॉल्ट और शुगर जो है वो बेसिक नेसेसिटी है इंसान की, तो वो हम अवॉइड तो करना तो मुश्किल है। तो इसके लिए ये है कि हमें प्लास्टिक को ही रोकना पड़ेगा, प्लास्टिक के प्रोडक्शन को ही कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक से ही माइक्रो प्लास्टिक निकल के आता है। और ये माइक्रो प्लास्टिक सिर्फ सॉल्ट और नमक में नहीं है, हम जो पानी पीते हैं और बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं, जैसे फ्रूट्स में भी पाए गए हैं, हनी में पाया गया है, मिल्क प्रोडक्ट्स में भी पाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि आयोडाइज्ड नमक में माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा सबसे अधिक है। ये बहुरंगी पतले रेशों और झिल्ली के रूप में मौजूद है। माइक्रो प्लास्टिक स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा है। माइक्रो प्लास्टिक हानिकारक केमिकल छोड़ती है जो इंसानों में प्रजनन संबंधी विकार और कैंसर आदि का कारण बनते हैं। माइक्रो प्लास्टिक की वजह से फेफड़ों में सूजन और कैंसर, हार्ट अटैक, मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध और बांझपन आदि का खतरा बढ़ता है। ये नैनो साइज के प्लास्टिक, माइक्रोन साइज के प्लास्टिक इतने छोटे हैं कि हमारी त्वचा के पोर के माध्यम से सीधे हमारे खून में पहुंच जाते हैं। कई बार ये अनआइडेंटिफाइड पार्टिकल के तरीके से जब वहां पहुंचता है तो शरीर अपनी रक्षा करने के लिए उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाना शुरू करती है, एक सर्कुलर घेरा बनाने लगती है, जिससे एक ट्यूमर जैसा फॉर्म हो जाता है। टॉक्सिस लिंक ने इस स्टडी के लिए टेबल नमक, सेंधा नमक, समुद्री नमक और कच्चा नमक सहित आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली नमक की 10 किस्मों और चीनी के 5 तरह के नमूनों को ऑनलाइन और स्थानीय बाजारों से खरीदकर ये रिसर्च की। आपको बता दें कि प्लास्टिक अब खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से संवाददाता मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। मामला गंभीर है, हम डरे भी ना, इस मसले को समझे भी। हमारी क्या भूमिका हो सकती है, कैसे बच सकते हैं, समझने के लिए बड़े जिम्मेदार चेहरे पैनल पर होना ज़रूरी है। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, जिन्हें आपने रिपोर्ट में सुना, वैज्ञानिक हैं, जाने माने, कई शोध करते रहे हैं, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ में पद्मश्री डॉक्टर एम वली, जो कि चिकित्सक हैं और कई बार इस मुद्दे पर वो अपनी बात रखते रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला उनसे बात करने का। डॉक्टर वली, आपका भी स्वागत है। सोनकर जी, आपका स्वागत है। राजेश कपूर जी आज विशेष मेहमान के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशेषज्ञ हैं, जैविक जीवन शैली के, काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं और सोशल मीडिया पर लोगों ने काफ़ी फॉलो करते हैं, उनकी सलाहों को मानते हैं। मैं आपका भी राजेश जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ डॉक्टर अंजलि भी जुड़ रही हैं और डॉक्टर अंजलि का रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर अंजलि एस नायर जो हैं वो रिसर्चर हैं टॉक्सिक्स लिंक के साथ में, तो किस तरह के शोध हो रहे हैं उनको भी हमने रिपोर्ट में देखा था। डॉक्टर अंजलि, आपका भी स्वागत करता हूं। तो संक्षेप में पहले तो मैं शुरुआत में ओपनिंग कमेंट सबके चाहूँगा। डॉक्टर सोनकर, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करता हूँ क्योंकि आप रिपोर्ट में देखा, एक शोध आपने भी किया है।
तो ये जो इस तरीके की जब भी रिपोर्ट आती है थोड़ा सा डर होता है कि हम क्या प्लास्टिक ही खा रहे हैं, हमारे शरीर में प्लास्टिक ही जा रहा है। इसको थोड़ा आम लोगों को भी समझाइए कि किस तरह की स्थिति में हम जी रहे हैं और ये कितना खतरनाक है। एक्चुअली जो ये प्लास्टिक है, ये हमारे जो ओपन एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिल रहा है, ये इसका एक बिहेवियर है कि ये जो है समय के साथ ब्रिटल हो जाता है और टूट करके नैनो और माइक्रोन साइज का हो जाता है। धूप में ये प्रोसेस और तेज हो जाता है। तो ये जब नैनो और माइक्रोन साइज के प्लास्टिक के रूप में आ जाता है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे हवाओं में तैरता है, ये इतना हल्का होता है। और जब वेपोराइजेशन होता है तो ये वाष्प के साथ, वेपर के साथ जो है बादलों में, आसमान में पहुंच जाता है। तो अब आपके बादलों में है तो अब वो बारिश के जरिए आपके समुद्र में, आपके सारे रिसोर्सेज में, आपके सिंचाई के पानी में, हर जगह पर ये पहुंच गया है। तो अब नमक तो समुद्र से ही आता है, अब सिंचाई के पानी में है तो हमारे जो है सब्जियों में, फल में, हमारे जो है अनाज में पहुंच गया है। तो इस तरीके से ये बिकॉज ऑफ इट्स साइज ये हर जगह पर पहुंच गया है। आप ये समझिए कि आज हमारे यहाँ जितने भी फूड पैकेजेस हैं, जिसमें पैकेजिंग होती है फूड की, जो हमारी फूड इंडस्ट्री है जो पैकेजिंग कर रही है, उसमें सारे में प्लास्टिक है। और आप सरप्राइज होंगे सुन करके कि एक प्लास्टिक में बहुत सारे रसायन होते हैं, करीब 16,000 रसायन होते हैं जो प्लास्टिक के उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं जी, जिसमें से 1,000 से ज्यादा जो है वैरायटी ऐसी है जिसको ईडीसी की तरह आइडेंटिफाई किया गया है, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल। जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को जाकर के डिसरप्ट कर देता है। कई बार इसमें कई ऐसे वेराइटीज हैं इस प्लास्टिक के केमिकल में, जब वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो ये हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स हैं उसकी तरह वो मिमिक करते हैं, उसकी नकल कर लेते हैं और शरीर समझता है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारे शरीर में। और जो दूसरे जो है रसायन है जो प्लास्टिक के, वो जब शरीर में पहुंचते हैं और शरीर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिपोर्ट में कि वो उसके तरफ अपनी सुरक्षा घेरा बनाती है, एक कैविटी से उसकी चारों तरफ बनती है, ट्यूमर जैसा फॉर्म होता है जो आगे चल के कैंसर या अन्य चीजों को लीड करता है। ये आपने जो बताया बड़ा गंभीर मसला है। डॉक्टर वली, ह्यूमन इवोल्यूशन को जब हम थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, जितना भी बेसिक देखा है, हमारे शरीर ने कई चीज़ों को अभ्यस्त करा है। डॉक्टर सोनकर की बात को सुनकर तो ये लग रहा है कि अब अगर बादल में है, बारिश में है, समंदर में है, नमक में है, हर जगह खून में है, तो फिर तो इसका अभ्यस्त होने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, इन बीमारियों के बचाव के अलावा कोई तरीका नहीं है। या आपकी सोच क्या है इस पर? मेरी सोच तो वहां से शुरू होती है, बचपन में जब मिट्टी के प्याले में मेरी दादी चाय पीती थी, वो कब में चेंज हो गया तांबे के गिलास में, फिर कब एल्युमिनियम के गिलास में, फिर कांच के गिलास में और अब प्लास्टिक के गिलास में। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ना हमारे विकास के नाम पे, ये जानलेवा है। अभी मेरी टेबल पे कई चीजें रखी हैं, सैनिटाइजर की बोतल भी वो प्लास्टिक है, मेरे पानी के पीछे बोतल रखी है उसमें भी प्लास्टिक है, मैं जिस डिब्बे में खाना लाया हूँ वो भी प्लास्टिक है। कैसे बचें? इट हैज बिकम यूबिक्विशियस। हमारे यहाँ एक वर्ड होता है यूबिक्विशियस, और ये प्लास्टिक जो है अब हमारी जीवन शैली का एक अंग बन गया है। अब मैं एक और बात बताऊंगा, पहाड़ों पे जब हम लोग जाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, तो वहां भी सारे हम प्लास्टिक की ये जो चीजें फेंक के आती हैं, तो गंगा जैसी पवित्र नदी में वो बह के प्लास्टिक, उसमें गंगा जी प्लास्टिकमय हो जाती। तो ये घर घर में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया, आपने समुद्र की बात की, वहां से लेके मेरी टेबल तक हर जगह प्लास्टिक मौजूद है। एक मैंने बचपन में ऐसे पढ़ा था, मेरी जो एनुअल डायरी बनती थी मेडिकल कॉलेज की, उसमें एक ऐसे आया था कार्बन भगवान। तो उन्होंने ये दिखाया था कि कार्बन हर जगह मौजूद है। आज प्लास्टिक भगवान हो गया है, ये हर जगह मौजूद है। मुझे भी याद आ गया, अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे भी याद आ गया वो चैप्टर जी। और एक जो इसकी सबसे बड़ा हार्म है, कलेक्टिव हार्म है, वो ये है कि डिसबायोसिस कर रहा है। डिसबायोसिस, बायोलॉजी जो लाइफ है उसको डिसफिगर कर रहा है, इम्यूनिटी के फॉर्म में, एंडोक्रीन के फॉर्म में, इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में, डायबिटीज के फॉर्म में, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, पार्किंसनिज्म के फॉर्म में, ओबेसिटी के फॉर्म में, और अब सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है
वो ये गट के जो माइक्रोबायोटा है, हमारे गट में जो फायदेमंद बैक्टीरिया हैं, जिनसे हमारी जीवन शैली चलती है, पूरी लाइफ चलती है, पूरी बीमारियां अब हमने जो थ्योरी नई निकाली है वो माइक्रोबायोटा से कंट्रोल होती हैं, उस तक को इसने प्रभावित कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा और डिटेल में इसको समझूंगा। सबसे बड़ा दैत्य है, सबसे बड़ा दुश्मन है। जी। तो जब गट तक पहुंच गया है तो हमारी गट फीलिंग भी जो है वो धीरे धीरे अब गड़बड़ाती चली जाएगी, और शायद गड़बड़ाती चली जा रही है। क्योंकि राजेश जी, आपकी कई सलाहें हैं जिसको लोग बड़ा फॉलो करते हैं। आपकी लोकप्रियता से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि लोग बचना चाहते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक इतनी बारीकी के साथ, इतनी गहराई से हमारे जीवन में उतर चुका है, तो हम कोई भी तरीका अपना लें, हम खुद को, अपने आपको चाहे जितना भी उत्पादों से बचाने का प्रयास करें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम सचमुच में प्लास्टिक को पूरी तरह से दूर करके अपने जीवन को या अपनी जीवन शैली को बेहतर कर पाएं? जी नमस्कार। आपने जो कहा, ये वास्तव में एक बड़ा ज्वलंत विषय है कि प्लास्टिक हमारे चारों ओर है और विश्व भर में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसको हम रोक तो नहीं सकते। अभी इतना समाज की जो स्थिति है रुकेगा तो नहीं। तो समाधान क्या है? तो मैं केवल समाधान की बात करूंगा। इसको रोकना एक समाधान कोई कह सकता है, पर व्यवहारिक नहीं है। तो मैं व्यवहारिक बात करता हूं। नंबर 1, यदि हम नींबू का प्रयोग नियमित रूप से कांच के गिलास में पानी में डालकर करते रहें तो प्लास्टिक के दोषों से हम काफी सीमा तक मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, हम किसी भी प्रकार का एंजाइम बना लें और विशेषकर सहजन का एंजाइम बनाएं और उसका प्रयोग करते रहें। हर पानी के गिलास में जितनी बार पानी पिया, 5-7 बूंदें डालकर पिएंगे तो भी हम प्लास्टिक के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा, जो एक बहुत अच्छा मुझे समाधान मिला, जिसका प्रयोग मैं 2 साल से कर रहा हूं, डॉक्टर कृष्णचंद्र ने जो एक डीकंपोजर के नाम से खेती के लिए बनाया हुआ है रसायन या एंजाइम, उसका प्रयोग हम नियमित करें। मैं हजारों लोगों पे इसका प्रयोग कर चुका हूं। मैंने इसके प्रभावों को देखकर इसका नाम रखा है ब्रह्म रसायन। ये ब्रह्मा की तरह, वरदान की तरह काम करता है और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। 100-150 रुपए का डीकंपोजर मंगाइए और मंगाकर 100 लीटर पानी में 1-2 किलो गुड़ डालकर इसको डाल दीजिए। 8-10 दिन में ये तैयार हो जाएगा। प्लास्टिक में बनाना है और प्लास्टिक की टॉक्सिन को ये सबको खत्म कर देगा। ये आदरणीय डॉक्टर सोनकर जी ने कहा ना, हजारों केमिकल है इसमें बड़ी अद्भुत बात है। ये हजारों केमिकल को खत्म करता है, इवन आर्सेनिक को भी खत्म कर देता है। तो मेरा एक ही सुझाव है, बिल्कुल संक्षेप में, कि आप घर पे डीकंपोजर बनाइए और हर रोज उसको इसकी विधि थोड़ा सा मैं आपसे समझूंगा। और दूसरा, बड़े परिप्रेक्ष्य में टॉक्सिन या पूरी तरह मुक्त हो जाए। राजेश जी, मैं थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि जब आयुर्वेद की बात आती है तो मॉडर्न साइंस जो है वो बहुत सारी कई चीजों के बेसिस पर जाता है। डॉक्टर अंजलि भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंजलि, किस तरीके से आपने रिसर्च की, किन चीजों पर रिसर्च की, क्या आपके आइडेंटिफिकेशन रहे? डॉक्टर सोनकर ने कुछ बातें बताई हैं, थोड़ा सा जानकारी दें। बेसिकली हमारा जो रिसर्च था वो सॉल्ट और शुगर सैंपल्स की टेस्टिंग थी, जिसमें हमने माइक्रोप्लास्टिक एनालिसिस या डिटेक्शन के ऑब्जेक्टिव से इसको स्टार्ट किया था। तो हमने 10 सॉल्ट सैंपल्स लिए थे और 5 शुगर सैंपल्स लिए थे, जिनमें कि सॉल्ट और शुगर अगर हम बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक भी थे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और शुगर सैंपल्स भी थे। और आश्चर्यचकित तो हम इसलिए हुए क्योंकि हमें ये मिला कि जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसमें सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा पाई गई। और ये जो है, इसमें जो इसका एक साइज रेंज था वो भी बहुत ही चौंकाने वाला था, जो कि 89.15 पीसेस पर किलोग्राम ड्राई वेट की मात्रा में भी पाए गए। सो ये बेसिकली हमारा रिसर्च था। और इसके अलावा जो हम लोगों ने ये देखा कि इसमें अलग अलग रेजिन्स के प्लास्टिक्स पाए गए हैं, जिसमें कि HDPE, LDPE, पॉलीइथाइलिन टेरिफेथैलेट करके प्लास्टिक्स, माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए। क्या चीज थी जिसने आपको एनकरेज किया इस तरह की रिसर्च करने के लिए, यानी क्यों ये आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ी आपको? बेसिकली जो टॉक्सिक्स लिंक है हमारा, वो एक्चुअली प्लास्टिक पे बहुत टाइम से ही काम कर रहा है। सो हमारी जो पहली स्टडी थी माइक्रोप्लास्टिक की, वो
वाटर पे था, टैप वाटर पे था। तो हमने देखा कि पानी में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा पाई गई है। फिर हमने सॉइल प्लास्टिक मल्चिंग पे स्टडी किया, जिसमें ये देखा गया कि प्लास्टिक मल्चिंग के थ्रू भी माइक्रोप्लास्टिक्स जनरेट हो रहे हैं। फिर हमें ये लगा कि हमें ये स्टडी को थोड़ा और डीपर समझना चाहिए, इसलिए हमने फूड आइटम्स को चूज किया और बेसिक जो हर इंसान अपने घर में यूज करता है, सॉल्ट और शुगर, ये हमने सोचा कि हम इसको एज लेंगे, एज एडिबल आइटम लेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा और डिटेल में आपकी रिसर्च के बारे में समझूंगा डॉक्टर वली, लेकिन ब्रेक से पहले आपने कपूर साहब को भी सुना और वो बहुत ही कई उनके ऐसे नुस्खे रहते हैं जो लोग बहुत आजमाते हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों से उनके नुस्खे आजमाए जाते हैं, लेकिन अब एक तरीका यही है कि वो चाहे आयुर्वेदिक नुस्खे हों या फिर मॉडर्न आपकी एलोपैथी, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स को सामने लेकर आए जिनके ज़रिए हम इससे बचे रहें, यानी इनके दुष्प्रभावों से बचना ही एकमात्र साधन दिखाई पड़ता है अगर प्लास्टिक इतना जीवन में घुल मिल गया है। ठीक है, देखिए तिवारी सर, प्रवीण जी, अभी क्या है ना, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड लाइफ। तो इससे बचने का तो तरीका बहुत मुश्किल है। ये हमारे जो कपूर साहब ने बताया बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसमें एक आध चीज ऐड करना चाहूंगा जी। खाने के सोडे का इस्तेमाल भी इसमें बहुत अच्छा फायदेमंद है और कुछ रिसर्चेज में पाया गया है, और ये क्वेबेक की रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ विनेगर, कोई भी अच्छा सिरका, जो भी घर पे सिरका बनता है, वो भी इसके टॉक्सिक इफेक्ट को प्लास्टिक के वॉश कर देता है। अब ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्गेनिक चीजों की बात करते हैं, कांच के इस्तेमाल की बात करते हैं, हम तांबे के इस्तेमाल की बात करते हैं। आजकल बहुत लोग दिवाली पे गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को, उसमें वो कॉपर के बॉटल्स दे रहे हैं। तो एक चेंज तो आया है, ऐसा नहीं है कि हम इससे सजग और जागरूक नहीं हो रहे, लेकिन और भी तो गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। इसके अलावा जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, मेटल्स जा रही हैं हवा में, पानी गंदा है, ये सब भी तो हैजर्ड्स हैं। माइक्रोप्लास्टिक तो इतना ज्यादा है, मैं बहुत अच्छी बात है इस पे रिसर्च की मैडम ने। 2,40,000 पार्टिकल होते हैं माइक्रोप्लास्टिक के 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में, और हम सब हाथ में लेके आजकल वो लीटर की प्लास्टिक की बोतल घूम रहे हैं। तो ये हैजार्डस है, इसीलिए देखिए लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं। मैं जब एमडी कर रहा था 1979 में, तो वार्ड में एक आध केस होता था गुर्दा खराब का, एक आध केस होता था लीवर खराब का, लीवर फेलियर, रीनल फेलियर। अब पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स भरे हुए हैं। कुछ तो हुआ है, बल्कि इनफैक्ट आयरनी ये है समझ सर, में नहीं आ रहा है सर आयरनी ये है कि हमारे घर में जो आरओ लगा होता है ना, वो भी प्लास्टिक का होता है हमारे घर में, और आरओ के थ्रू भी क्षमता नहीं है सब हाँ, चीज। वो तो पूरे मिनरल्स को निकाल, स्पेसिफिक फॉर सर्टेन पार्टिकल्स, जी जी, जिसको हम वो कहते हैं टीडीएस को छानता है। वो मेम्ब्रेन जो है अच्छा, वो इतना ज्यादा छान देती है कि सारे मिनरल्स जो है खत्म हो जाते हैं। खैर वो एक शोध का और चर्चा का अलग विषय हो जाएगा। फिर हम देखते हैं खेती किसानी में जिस तरीके से यूरिया का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब्जी फसलों खाने में बहुत वृहद चर्चा जा सकती है। पूरे एक तरीके से घिर गए हैं चारों तरफ से। डॉक्टर सोनकर, मैंने शुरुआत में भी कहा, जब जो मैं डॉक्टर वली से पूछ भी रहा था, कि हमारा शरीर भी अभ्यस्त होता है। मानव ने कई चेंजेस देखे हैं, अभी बड़ा रैपिड है, ये बात सही है कि अब बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। हमारा शरीर भी क्या कुछ बदलाव कर रहा है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए, या फिर हम सिर्फ डरते रहें सोच सोच के? क्योंकि कई चर्चा सुनने वाले तो अभी घबरा जाएंगे कि भाई इतना खतरनाक हो गया माहौल, और ये सब इस्तेमाल करते हुए भी चर्चा कर रहे हैं उस पर। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप पूछ रहे हैं। एक्चुअली देखिए क्या है कि हमारे शरीर में जो है, जो नैनो और माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स जाते हैं, वो सिर्फ प्लास्टिक के ही नहीं जाते। बहुत सारे मटेरियल हमारे शरीर में नैनो साइज के, माइक्रोन साइज के अक्सर जाते रहते हैं, लगातार जाते रहते हैं, बहुत सारे जाते रहते हैं। अब देखिए हवा में तो बहुत सी चीजें हैं, वो ब्रीथ के द्वारा, पानी के द्वारा जा रही है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, तो बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, से कि ये कोई मिनरल है, ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है। तो हमारे लीवर में कुछ एंजाइम्स बनते हैं, कुछ प्रोटीन बनते हैं, उसको ट्रैप करके वो इंटेस्टाइन में या किडनी की तरफ
उसको डाइवर्ट कर देते हैं ताकि डिटॉक्स हो जाए, हमारे स्वेट से, हमारे यूरिन से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये लगातार ये डिटॉक्स प्रोसेस हमारे शरीर में चलता रहता है और डिटॉक्स प्रोसेस बॉडी ही करती है, कोई बाहर से कुछ नहीं कर सकता, बॉडी ही उसको ट्रैप करके अपने शरीर से बाहर करती है जब आइडेंटिफाई कर लेती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम प्लास्टिक के साथ ये है कि बॉडी जानती ही नहीं कि है क्या ये, क्योंकि ये अननेचुरल प्रोडक्ट है, तो उसके लिए उसका पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अब एवोल्यूशन में शायद हजारों साल बाद हमारी बॉडी लर्न कर ले और उसके लिए कुछ इस तरह का जो है डिफेंस तैयार करे, तो मैं नहीं कह सकता, बट इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जो हम करोड़ों साल में इवॉल्व हुए हैं उसमें अचानक से ये प्लास्टिक आया है जो बॉडी के लिए अनआइडेंटिफाइड जो है एलिमेंट है, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम है। तो अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपसे कहा ईडीसीज, जो ईडीसी के है जो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल है, जो हजार से ऊपर जो वेराइटीज जो है आइडेंटिफाई की जा चुकी है, हमारी फूड इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल कर रही है और देयर इज एब्सेंस ऑफ लॉ कि इनको कम से कम इन सब चीजों को फूड प्रोडक्ट में पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करने से रोका जा सके जी। तो ये क्या है, जब बॉडी में पहुंचती है जी, तो हमने पहले जैसे बताया, ये जाकर के शरीर को कंफ्यूज कर देती है। जब बॉडी समझ ही नहीं पाएगी कि ये है क्या, तो उसको डिटॉक्स कैसे करेगी? आप चाहे कोई भी दवा खाएं या कुछ भी करें, हाँ, बॉडी तो ही ये तो एक करती आपने है। एक अलग व्यू दिया है और कुछ चीज़ें कपूर साहब ने कही थी, डॉक्टर वली ने भी कुछ सजेशंस दिए, तो इसको थोड़ा सा और गहराई से समझना ज़रूरी है। ये बात भी सही है कि इवोल्यूशन में हमारे साथ कब क्या होगा ये बहुत लंबे समय की बात होती है। हाँ, अब देखते ये हैं कि आजकल जैसा डॉक्टर वली ने भी बताया कि अब बीमारों की, इस लाइफस्टाइल मरीज की जो बीमारियां, उनके मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। सबसे ज्यादा मैं ये देखता हूं लेबोरेटरीज के जाइए आप तो रोज सुबह से वहां पर लाइन लगी रहती है लोगों की। उनको ये चिंता है कि अभी गुर्दा खराब तो नहीं हो गया, किडनी खराब तो नहीं हो गई, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, खूब टेस्ट कराए जा रहे हैं और सबको कोई ना कोई दिक्कत निकल रही है, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत है। तो समस्या कहां से आ रही है उसकी एक जड़ तो यहां पता लग रही है कि सिर्फ बात माइक्रोप्लास्टिक की नहीं, ये तो है ही कितना खतरनाक, डॉक्टर सोनकर की बात से समझा जा सकता है। अन्य चीजों का भी जो एक तरीके से गलत चीजों ने भी अपना एक इकोसिस्टम हमारे आसपास क्रिएट कर लिया है। तो डॉक्टर अंजलि, आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि रिसर्च के दायरे को, आप लोग प्लास्टिक पर बहुत समय से रिसर्च कर रहे हैं, ये जो दायरा होता है ये क्या इंडिकेशन, क्योंकि हर रिसर्च का एक मकसद होता है, आप क्या सुझाव अपने दे रहे हैं या सिर्फ खतरा बता रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को रोकना भी चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए भी कोई सजेशंस आपकी तरफ से आते हैं? जी, अगर हमें माइक्रोप्लास्टिक को रोकना है तो हमें उसका सोर्स यानी कि प्लास्टिक को ही कट डाउन करना पड़ेगा। प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है उसको कट डाउन करे बिना ये जो समस्या है ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा। और दूसरी चीज जो है वो हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे एडिबल आइटम्स हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनकी जब हम पैकेजिंग करें या उसकी प्रोसेसिंग करें तो काफी हद तक सावधानी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो माइक्रोप्लास्टिक जैसी चीजें हैं, अभी माइक्रोप्लास्टिक ही नहीं, नैनो प्लास्टिक जैसी भी चीजें आ रही हैं जो माइक्रोप्लास्टिक से भी और छोटे होते हैं जी। तो इन सब चीजों को अगर हम रिमूव करने की ऐसी टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी लेके आए, या फिर उनकी प्रोसेसिंग, जैसे फूड की प्रोसेसिंग है या उनकी पैकेजिंग है, इस पे अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक हम इसको कट डाउन कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको अगर खत्म करना है तो प्लास्टिक प्रोडक्शन को ही रोकना पड़ेगा। जी, और देखिए, मैं तो क्योंकि लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ हवा में ही जहर घुला हुआ है, कोई अच्छी हवा, आबो हवा वाली जगह से आप आ जाइए कुछ समय रहकर, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही, बाहर हवा में निकलते ही आप खांसने लगते हैं। डॉक्टर वली भी इस बात को बेहतर तरीके से जानते समझते हैं। तो आप इतने खतरनाक माहौल में जी रहे हैं। राजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप एक इम्यून सिस्टम पर, डॉक्टर सोनकर का टेक भी आपने ब्रेक से पहले सुना कि कंफ्यूज हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम ही, लेकिन क्या इम्यूनिटी बेहतर करने से आप इन परिस्थितियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं और शायद दीर्घायु हो सकते हैं? वर्तमान समय में जिसको दीर्घायु कहा जाता है वहां तक तो पहुंच ही सकते हैं कम से कम। जी, जैसा कि डॉक्टर अंजलि ने एक बात कही है, इन्होंने कहा जो मल्चिंग है हम वो भी प्लास्टिक ही कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये बड़ी विडंबना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि समुद्र सारे विषैले हो गए, मछलियां मर गई, बर्बाद हो गया, और खेत में फिर मल्चिंग हम प्लास्टिक ही कर रहे हैं। हम जा किधर रहे हैं?
हमारे वैज्ञानिक, हमारा विज्ञान किस दिशा में जा रहा है। लगता ही विकास के नाम पर हम विनाश की दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और बिना सोचे समझे। एक तो ये बात। दूसरी बात, बचाव की सबसे मौलिक बात तो ये है कि समस्याएं खूब है, बचे कैसे। तो डॉक्टर वली ने जैसे कहा कि एक तो सिरका इसमें काम करेगा, मीठा सोडा काम करेगा, ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मीठे सोडे की लगातार हम प्रयोग कर नहीं सकते हैं, वो कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आंतें कमजोर पड़ जाती हैं। पर ये जो मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया, मैं उसको आपको दिखा भी देता हूँ, ब्रेक के बाद मैं लाकर रखता हूँ वो एंजाइम। वो ब्रह्म रसायन हमने उसको नाम दिया है। वो अगर आप रेगुलर प्रयोग करें तो हमारे हजारों रोगी उससे ठीक हो गए। क्यों ठीक हुए? तो उसका एक कारण ये है कि बॉडी की सारी टॉक्सिन निकल गई। अब जो आपका हार्मोन डिसरप्टर है, जैसे डॉक्टर सोनकर बता रही हैं, वो तो बहुत खतरनाक चीज है, वो तो पूरे जीवन को ही नष्ट कर देगा। तो बचे कैसे? तो कुल मिलाकर एक ही हमें प्रमाणिक बात मुझे समझ आती है, वो है एंजाइम का प्रयोग या फिर ब्रह्म रसायन का प्रयोग, जिसको हम डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। इतना ही निवेदन है जी। उसको बनाने का तरीका अगर आप समय देंगे तो। हाँ, तो मैं आपसे जरूर क्योंकि मैं ही नहीं, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपसे अवश्य समझेंगे। लेकिन डॉक्टर सोनकर का और डॉक्टर वली का टेक इस पर बहुत जरूरी है। डॉक्टर सोनकर, आप मुझे पहले ये बताएं कि हमारा इम्यून सिस्टम, उसको लेकर आपने काफ़ी बातें कही हैं। क्या इम्यूनिटी को बढ़ाने के जो प्रयास होते हैं वो आपको बेहतर बना पाएंगे, वो आपको शायद ऐसी परिस्थितियों से लड़ने में और ज़्यादा सक्षम बना पाएं? इस फैक्ट को आप कितना मानते हैं, या इस बात को कितना मानते हैं, फैक्ट ना भी कहा जाए इसको तो? नहीं, एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे पास वे आउट है, जैसे कि डॉक्टर अंजलि ने कहा, वो यही है कि हमें प्लास्टिक को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा केस एग्जांपल बताता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। अभी मुझे 2 दिन पहले जब मेरी एक रिपोर्ट मैंने पब्लिश की थी, जिसमें मैंने ईडीसीज के बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स में पैकेजिंग हो रही है, हमारे शरीर में पहुंच रहा है, और उसको किस तरीके से हमारा बॉडी कई बार एस्ट्रोजन समझ लेता है, टेस्टोस्टेरोन समझ लेता है, या थायराइड का हार्मोन समझ करके एक्ट करने लगता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमें किसी ने कांटेक्ट किया, बताया कि उनकी फैमिली में कोई एक लेडी है जिनके शरीर में बहुत सारे ट्यूमर फॉर्म हो गए हैं, उनकी आइडेंटिफाई हुए बहुत सारे ट्यूमर्स हैं। अब उसकी जब टेस्ट कराई गई तो वो ट्यूमर नॉन मेलिग्नेंट थे, मतलब नॉन कैंसरस थे वो। तो मुझसे वो बात कर रहे थे, तो मैं उसको सोचता रहा कि ये क्या हुआ। तो इसमें हुआ ये उनके बॉडी के साथ, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि जो पार्टिकल्स उनके ऑर्गन में पहुंचे, जब ब्लड में आपके पार्टिकल पहुंचता है तो ब्लड जहां जहां भी सर्कुलेट होता है वहां वहां पर वो अवेलेबल हो जाता है, वहां पहुंच जाता है। तो जब बॉडी उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाती कि ये क्या चीज है, तो उसके चारों तरफ घेरा बनाती कि उसको, उससे अपनी रक्षा करे। कई बार आपको चोट भी लग जाती तो आप देखते बड़ा हार्ड सा एकदम कैविटी सी बन जाती है, जब तक कि वो हील ना हो जाए, बॉडी से बाहर न निकल जाए, तो वो कैविटी बना लेती है और वो स्टरलाइज कर देती है एरिया को, क्योंकि वहां से कहीं ट्रांसपोर्ट ना होने पाए इन्फेक्शन या अंगों में हो जाए। तो इसलिए अब क्या है कि किसी के बॉडी में मान लीजिए मिला, अब आपके सवाल का जवाब इसमें आ रहा है कि जब उसके बॉडी में मिला तो उसकी, मेरे शरीर में बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, तो उसने देखा और सोचा कि अब तो मैं दूसरों से अलग हूं, मेरे शरीर में इतनी बीमारियां हैं, मैं, और लोग उनको सिंपैथी से देखने लगे, ओ माय गॉड, इतना सीवियरली बीमार हैं, इनके शरीर में बहुत सारे ट्यूमर हैं। उनको फ्रेजाइल तरीके से हैंडल करना शुरू किया। तो उसमें क्या हुआ कि उनके अंदर ये भावना आई, मेंटली और फिजिकली वो स्लो डाउन हो गए कि अब मेरा तो खेल खत्म हो गया, मुझे इतनी भयानक बीमारी हो गई। तो जब ये परिस्थिति आई तो उनके शरीर में जब सारा मेटाबॉलिज्म या उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है जो स्लो डाउन हुई, तो उनके शरीर में नॉन सेलुलर कंडीशन पैदा हो गई, क्योंकि अब वो भागती दौड़ती, एक्सरसाइज नहीं करती, खुश नहीं रहती, वो वर्कआउट नहीं करती। तो उनके शरीर में जब नॉन सेलुलर कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो वहीं पर जो सेल्स हैं, जो जिन्होंने उसको घेरा बना रखा है, उसमें जो जितने भी सेल्स हैं, उनकी जो शुगर है ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो फर्मेंट हो जाएगी और वहां मैलिग्नेंसी शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि आप सलूशन की बात करते हैं, तो सलूशन तो यही है कि हमें प्लास्टिक को हर हाल में रोकना चाहिए। जैसा डॉक्टर वली ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि बचपन में तो हमने देखा ही नहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, हम ऐसे जीवन को जी चुके हैं, सुनते ही हम कहते हैं कि हो नहीं सकता, हम क्यों नहीं हो देखिए, सकता? हाँ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और ये क्योंकि हम एक
कथित विकास के एक ऐसे दौर में हैं जहां पर इस पैनल पर आप जैसे बड़े लोग, दिग्गज चेहरे यहां पर बैठे हुए हैं। हम लोगों के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि हम कोई प्लास्टिक के खिलाफ क्रांति ले आए, लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं कम से कम वो अपने जीवन में इसके प्रति सतर्कता और जागरूकता बरतते हुए अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द को बेहतर कर सकते हैं और प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पैकेजिंग है, मार्केट से सामान ही आपके प्लास्टिक की थैलियों में पैक होकर आ रहा है। मुझे याद है डॉक्टर सोनकर बता रहे थे कि एक समय पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती थी, कांच की बोतलें होती थी, अब वो प्लास्टिक की बोतलों में तब्दील हो गई। इसी तरह दवाइयां जो हैं वो कांच की बोतलों में आती थी। डॉक्टर वली ने वो पूरा दौर देखा होगा, आजकल पैकेजिंग उसकी बदल गई है। डॉक्टर वली, ये बात जो डॉक्टर सोनकर ने कही, इससे एक दिशा भी मिलती है चर्चा को। मानसिक ज्यादा अभी सुनकर भी कई लोग भयभीत हो जाएंगे कि अरे बाप रे, इतना खतरनाक चल रहा है मामला है तो जीना बड़ा मुश्किल है, और दिमाग में ज्यादा बीमारियां बैठ जाती हैं। मस्त रहें, दौड़ते भागते रहें, शरीर को मजबूत रखें, क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? हाँ, एक्सरसाइज जो है वो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी के लिए, और रिपेयर के लिए भी बेस्ट मेथड है। लेकिन वो एक्सरसाइज को भी नियमित रूप से करना है, खाने की चीज़ों का ख्याल रखना है। सिंगल यूज प्लास्टिक हम अवॉइड कर सकते हैं, बॉटल्ड वाटर हम अवॉइड कर सकते हैं, जो टॉयलेटरीज हैं, माइक्रोबीड्स हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। उसको खाने को हम जो खा रहे हैं ज़्यादा पका सकते हैं, कुछ जल भुन जाएगा प्लास्टिक। यूज्ड टॉयज एक जगह भी मैंने देखा कि हम यूज करेंगे तो उससे प्लास्टिक कम लिबरेट होगी। रिसाइकिल्ड मटेरियल को हम प्रमोट करें, हम बैन ऑन प्लास्टिक को सपोर्ट करें, इको फ्रेंडली प्लास्टिक पैकेजिंग को अवॉइड, इको फ्रेंडली पैकेजिंग को लाएं, प्लास्टिक पैकेजिंग को अवॉइड करें, नेचुरल चीजों में हम रहें, नेचुरल चीजों को यूज करें। मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि जब हमारे समुद्र ही गार्बेज का सूप बन गए हैं, प्लास्टिक से त्रस्त हो गए हैं, प्लास्टिक से प्लास्टिकमय हो गए हैं, हमारे समुद्र का नाश हो चुका है, तो हम पूरा पर्यावरण जो दूषित हो चुका है उससे कैसे लड़ेंगे? हमको इस मटेरियल पे, इस बात पे सोचना पड़ेगा। ये जो आप दिखा रहे हैं ना, मैंने शुरू में कहा था, हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो हम निर्मल पहाड़ों को, जहां से गंगा जी निकलती है, जिसका पानी मैं पी के आया हूं गौमुख से, और जिसका पानी निर्मल हो गया था शहरों में भी, जब कोविड में हम लोग घरों में थे, हमने पोल्यूट नहीं किया था, तो वो पानी हमको कहां से मिलेगा? वो गंगा जल, वो साफ हवा, वो क्लीन एटमॉस्फेयर, और यही जो मैंने अभी बताया था, जो ये एलिमेंट्स हैं हवा के अंदर, जो कण हैं, मेटेलोटॉक्सिसिटी, कार्बन और स्मोकिंग के थ्रू जो चीजें जा रही हैं, ये हमारे जीवन को शॉर्ट कर रही हैं, जी। डॉक्टर वली, एक ये आपने कोविड का दौर याद दिलाया, आप भी उस समय कार्यरत रहे होंगे, काफी आपकी व्यवस्थाएं रहे, और बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे भी यही था मौका कि उस समय पर मैं सड़कों को बिल्कुल खाली देखता था, पेड़ों को अलग अंदाज में देखता था, इसी मौसम में ठंडक का एहसास भी करता था कि अरे ऐसा भी मौसम दिल्ली शहर में हो सकता है। यमुना को हम साफ देखते थे, पानी की स्थितियों को साफ देखते थे। भगवान ना करे वो दौर कभी आए, लेकिन ये सब कुछ करने वाले कौन हैं? कहीं ना कहीं हम ही हैं। और इसमें इंडस्ट्रियल से ज्यादा सिविक या सिविल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इस बात को लेकर भी कई बार बातें कही जाती रही हैं। कपूर साहब ने बताया कि वो ब्रह्म रसायन के विषय में बताएंगे। डॉक्टर अंजलि से भी जानेंगे कि जो रिसर्चेस हो रही हैं वो फिर कहां पर लीड करती हैं, सजेशंस कैसे दिए जाते हैं। डॉक्टर अंजलि, आप जो भी रिसर्चेस कर रहे हैं, लीड कहां कर रही हैं? मतलब इससे फायदा किस तरीके से हो रहा है, किसको जागरूक कर रहे हैं, और प्लास्टिक कभी बैन होगा या प्लास्टिक लेस सोसाइटी होगी, इसको लेकर आप कितने आशान्वित हैं? प्लास्टिक पे टॉक्सिक्स लिंक बहुत काफी टाइम से काम कर रहा है। अभी जो लोग एक्चुअली बोल रहे हैं कि प्लास्टिक को कट डाउन करने के लिए, या जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है उसको खत्म करने के लिए रिसाइकलिंग का एक जो ऑप्शन दे रहे हैं, उस पे भी हमने काम किया था, और हमने ये सजेस्ट किया था कि रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए या प्लास्टिक वेस्ट का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि रिसाइकलिंग के टाइम पे भी जो प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी के अंदर आ ही जाते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ट्रीटीज आ रहे हैं
अभी आईएमसी में भी अभी 3 मीटिंग्स ऐसे हो चुके हैं जहां पे यही चर्चा चल रही है कि प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए या फिर प्लास्टिक के लिए क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लेके आया जाए। तो प्लास्टिक पैकेजिंग हो या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो, इन सब के बदले मतलब जो प्लास्टिक से बनी हुई वैश्विक चीज चिंता इस मामले पर चल रही है। आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला होगा, सब मिलजुल कर ही लेंगे? जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर हमारी चर्चा में तो हम इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। राजेश जी, अब वो ब्रह्म रसायन जरा मैं चाहूंगा कि संक्षेप में थोड़ा सा बताएं कि लोग अपने घरों में किस तरह से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं इम्यून। देखिए, ये ब्रह्म रसायन जिसकी मैंने बात की वो ये एक बॉटल है जी। ये देखिए, ये किस तरह से बनेगा और कहाँ मिलेगा ये आप जान लीजिए। ये बॉटल प्लास्टिक की है क्या? पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मजे की बात ये है, प्लास्टिक में बनाया जाता है, मेटल कांटेक्ट इसमें बिल्कुल मना है। और ये प्लास्टिक के सारे केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, ठीक है। आपको एकदम विश्वास नहीं आएगा तो एक प्लास्टिक का सदुपयोग भी समझ में आ रहा है। जैसे स्कॉलर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर काम करें और देखें जी जी। कि कहाँ मिलेगा। आप अगर नेट के ऊपर जाएंगे और वहां पे कहेंगे डीकंपोजर, तो आपको डीकंपोजर 150 रुपए में आ जाएगा। उसको आप 10 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में या 200 लीटर पानी में डालिए और 100 लीटर में आप 1-2 किलो गुड़ डाल दीजिए। डीकंपोजर कितना डालना है? डीकंपोजर कितना डालना है? डीकंपोजर की तादाद, डीकंपोजर की तादाद, मैंने डीकंपोजर तादाद ब्रह्म रसायन का नाम, जैसे आपने गुड़ की तादाद बताई, डीकंपोजर कितना डालना है मैं ये जानना चाह रहा था। ये डीकंपोजर उसमें लगभग 15-20 ml होता है, वो सारा डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, ओके। वो 10 लीटर में डाला या 100 या 200 लीटर में डाला कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 80 बैक्टीरिया डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी ने उनका को एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश की है और ये इतने अच्छे हार्मोन हैं, अपना बैक्टीरिया है जो सभी तरह की टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक। तो ये भी हाइपोथेसिस है और मेरे क्लिनिक में मैंने जितने लोगों पे, हजारों लोगों पे ट्रायल किया, सभी लोग डिटॉक्सिफाई हुए हैं और ठीक हुए हैं बहुत तेजी से। मोटे लोग जो है पतले हो गए, पतले लोग थोड़े भारी शरीर हो गया और जितने भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, सब खत्म हो गए। तो इस तरह एक बार इसको प्रयोग करके हम सबको देखना चाहिए। और मेरी एक ऑफर है डॉक्टर साहब कि मैं सारे देश में घूम घूम कर ये बांट रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ सबको। आने जाने का खर्चा जो भी अफोर्ड करे मेरा, मैं उनको जाकर फ्री ट्रेनिंग 3 घंटे में इसकी दे देता हूँ और हेल्थ टिप्स भी उनको फ्री में सिखाता हूँ। तो कोई चाहे तो मैं कहीं भी आकर ये सब सिखा सकता हूँ। जी डॉक्टर वली, मैं जानता हूं कि देखिए एलोपैथी, आयुर्वेद, हम एक रस्साकशी भी देखते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह के नुस्खे होते हैं, इसको आप किस नजरिए से लेते हैं? आपके विचार क्या है? मेरे विचार इस पे बहुत अच्छे रहे हैं। मैं आयुर्वेद का पुजारी हूँ और प्रधानमंत्री जी ने तो अभी लाल किले के प्राचीर से आयुर्वेद के लिए बहुत कुछ कहा है। उनकी स्पीच के पहले 10 मिनट में ही जिक्र आ गया था। इसमें मैं यही कहूँगा कि हम अपनी जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार वाली चीज़ें दाखिल करें, आर्टिफिशियलिटी से बचें। और देख रहा हूँ मैं कि धीरे धीरे लोगों में इस बात की एजुकेशन आ रही है कि हम प्लास्टिक के उपयोग से बचें। और प्लास्टिक को धूप में रखने से उसका डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी में रखने से ज़्यादा होता है, उसमें गर्म चीजें डाल के पीने से ज्यादा होता है। वाटर टैंक हमारे सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं। वाटर टैंक जो छत पर लगे हुए हैं सारे प्लास्टिक के हैं और धूप में रहते हैं। चेंज हो रहे हैं। दे आर चेंजिंग देयर कंपोजिशन, दे आर चेंजिंग देयर प्लास्टिक मटेरियल। अभी आप देखिए सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, वो काले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो और भी मेटलिक आएंगे, एल्यूमिनियम के आ जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, भेड़ चाल है और जो एक करता है दूसरा भी करता है, तो कहीं कहीं भेड़ चाल में फायदा नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। मैं देख रहा हूँ अब वो काले हट के सफेद टैंक बहुत जगह मुझे दिखने भी लगे हैं। मैं इसको दिल्ली में भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। चेंज हो रहा है। जी जी। होटलों में कांच की बोतल्स मिल रही है अब टेबलों पे रखी हुई। जब आप कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कांच की बोतल आएगी टेबल पे। वो डिस्पोजेबल नहीं है, वो रिसाइकल्ड नहीं है, वो कांच की है, वो कांस्टेंट है। इसी तरह घरों में भी कॉपर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। मैंने अभी बताया आपको, दिवाली पर लोग कॉपर के गिफ्ट्स दे रहे हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा समझदार हो रहे हैं। लेकिन अभी मेरे सामने से जो चाय आ रही है वो प्लास्टिक की थैली में भी आ रही है। ये भी एक त्रासदी है।
मेरा स्टाफ अभी शाम ही चाय लाया प्लास्टिक की थैली में। अरे सर और मुझे ये प्रोग्राम वो करना ठीक है, था। चाय आती है प्लास्टिक की थैली में, वो ठीक है। वो जो दूध पैकेट में आ रहा है वही प्लास्टिक में आता है सुबह वो सुबह। भी सबसे गलत है, वो भी वो गलत गलत है। वो हमारी दूध की बोतल हम भूल गए जो 1 रुपए की मिलती थी। अब पहले और दूध की बोतल की पहले शक्ल होती थी। दूध वाला जो है उसका एक साइकिल था, लेकिन अब जो है पूरा मामला वो सब खैर खत्म ये हो रहा है, खत्म बड़ा हो रहा है। दिलचस्प विषय है, इसीलिए हम दोबारा इस पर बात कर रहे हैं। जी। सोनकर साहब के साथ हमने इस बात की शुरुआत की थी। वो काफी शोध करते हैं, काफी गंभीर विषयों पर उन्होंने कई रिसर्च अपने रखे हैं। तो डॉक्टर सोनकर, अब चलते चलते आप भी बताइए कि क्या करना चाहिए। आपने सारे सजेशन सुने, आपके अपने इस पर मत होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने सजेशंस बताएं कि क्या किया जाना चाहिए, हम कैसे खुद को सुरक्षित रखें। एक्चुअली बहुत सारी जगहों पर इस पे काम हो रहे हैं। अभी एथेंस में मुझे जानकारी हुई कि सोलन नाम का एक मटेरियल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो नॉन पेट्रोलियम प्लास्टिक रहेगा। सिंथेटिक मटेरियल है बट इट इज नॉन पेट्रोलियम प्लास्टिक दैट वुड बी। उससे वो सिंगल यूज जितने भी प्लास्टिक के ऑप्शंस हैं उसको वो बना रहे हैं। जल्द ही वो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आप सर्च कीजिएगा सोलन, SOLON। इस मटेरियल से इस प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहे हैं जो फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल हो रही है। ऑलरेडी उसके लिए स्पून्स, कॉफी मग, सो मेनी थिंग्स दे आर प्रिपेयरिंग यूजिंग दैट सोलन। तो इस तरह के अल्टरनेट हमें लेने पड़ेंगे और प्लास्टिक को रोकना ही पड़ेगा जी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्लास्टिक ले रहे हैं और साथ में हम कुछ दवाएं भी खा रहे हैं। ठीक है, इसको लेकर मुझे लगता है कि आप जैसे वैज्ञानिक शोध करते हैं, इंडस्ट्रीज को इसको लेकर सतर्क होना चाहिए, सरकारों को इसको लेकर अधिक गंभीर होना चाहिए और बहुत तेजी से जो विकल्प की आप बात कर रहे हैं उस पर जाना चाहिए। राजेश जी, चलते चलते जो हमारी एक पुरानी जीवन शैली रही, प्राणायाम खासतौर पर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और टहलना या आसनों का प्रयोग करना, आपको या अष्टांग योग में जो भी कुछ कहा गया पतंजलि जी के द्वारा, आपको लगता है ये भी कुछ फायदे का सौदा हो सकता है? जैसा कि डॉक्टर सोनकर ने कहा, ये हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। जो आप ये प्राणायाम इत्यादि की बात कर रहे हैं, ये इम्यूनिटी को थोड़ा बचाने में सहायक तो बनेंगे, पर हमारे शरीर के अंदर जो प्लास्टिक स्टोर हो रहा है, बार बार जा रहा है, आकर शरीर की सहन करने की एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। वो कब तक सहन करेगा? फिर जैसे उन्होंने बताया, उसके ट्यूमर, गांठें बनने लगती हैं और हमारा शरीर उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता। ये एक और भी खतरनाक बात है, वो एक अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस बनकर बॉडी में स्टोर होता जाता है। तो इसलिए डॉक्टर सोनकर और सब लोग जो कह रहे हैं कि इसको रोकने से अच्छा समाधान कोई नहीं है, और जब तक रोक नहीं सकते तब तक ये जो रास्ते हम समाधान बीच के बता रहे हैं, अपने जिनके जब ऊपर तक अभी रोक नहीं सकते तब तक पर अपने को clinical बचाने का trial प्रयास है, करो। ये हमको करके देख लेना चाहिए। जब तक रोक नहीं सकते तब तक खुद को बचाने का प्रयास करो, ज्यादा स्वस्थ रहो, जहां से और कम कर सकते हो, कोई गलत चीजों को कम कर सकते हो, लाइफस्टाइल की गलत चीजों को दूर कर सकते हो, उतने ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो, क्योंकि कुदरत में हमने ऑलरेडी इतने टॉक्सिक पदार्थ डाल दिए हैं जो पर्याप्त तौर पर हमारा कबाड़ा कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर चर्चा थी, बड़े काम की चर्चा थी, बहुत लंबी हो सकती थी, समय इतना ही था। डॉक्टर अजय सोनकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वली, आपका धन्यवाद। वैद्य राजेश कपूर जी, आपका धन्यवाद। डॉक्टर अंजलि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमक चीनी में प्लास्टिक, मामला गंभीर था जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी, लेकिन चलते चलते हमने देखा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। अपने इम्यूनिटी का, अपने इम्यून का बहुत 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 ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।